यू आर वेलकम ऑन CMA हाइट्स चैनल। आज जो ये क्लास आपकी डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये CMA फाइनल लेवल का एक पेपर है और हम जो क्लास आज ले रहे हैं उस क्लास का नंबर है क्लास नंबर 82। तो ये 82 नंबर आपका जो है स्टडी नोट को रेफरेंस मटेरियल मानते हुए हम चल रहे हैं, उससे 82 नंबर आ रहा है। अभी हम सी सेक्शन पे चल रहे थे और हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एड्रेस किया था। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स मैंने करा दी थी। लास्ट जो मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया था उसमें कुछ थोड़ा सा एक स्टेप गलत हो गया था, जिसकी वजह से वो पूरा न्यूमेरिकल ठीक से नहीं हो पाया। स्टिल वो मैंने जो स्टेप बताए हुए हैं और आप अगर कंसेक्यूटिवली सारी क्लासेस देख रहे हैं तो फिर कोई इश्यू भी नहीं है। फिर भी जब टाइम हमें मिलेगा तो मैं इसकी जो करेक्टेड वन रिवाइज क्लास है वो अपलोड कर दूंगा। तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। उसमें थोड़ी सी एक एक स्टेप लेते टाइम थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, पेनल्टी हमने गलत कैलकुलेट कर ली थी। तो अभी हम आज जो क्लास करेंगे वो सिमुलेशन की करेंगे। सिमुलेशन में 6.5 आपका टॉपिक है सिमुलेशन में, तो उसको हम लेके चलते हैं। तो देखिए सिमुलेशन में बेसिकली क्या होता है। सिमुलेशन तो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, मैथमेटिकल टेक्निक्स है। और अगर मैं इसको प्योरली एक रॉ लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप में बहुत सारे लोग हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए हों बनवाने के लिए। तो कुछ जगहों पे तो वो क्या करते हैं, आपको जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं तो फिजिकल व्हीकल यूज करते हैं। वो कहते हैं आप गाड़ी चला के दिखाइए। तो लेकिन कई जगह अभी अभी मॉडर्न जो ऑफिस हो गए हैं उनमें वो सिमुलेटर का यूज करते हैं, आपकी ड्राइविंग टेस्ट सिमुलेटर पर लेते हैं। तो एक्चुअल आपको वो चीज आप ये समझें कि आपको एक वर्चुअल स्क्रीन है, आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव ए वर्चुअल स्टीयरिंग, यू हैव वर्चुअल ब्रेक, यू हैव वर्चुअल एक्सीलेटर, ऑल दोज थिंग इन योर हैंड। और आपको सामने स्क्रीन पर सड़क दिख रही होगी, सिग्नल्स दिख रहे होंगे, ट्रैफिक आ रहा होगा, जा रहा होगा। तो रियल में हो क्या रहा है कि आपको कुछ सिमुलेट कराया जा रहा है, ठीक है। या आप और समझें कि जैसे पायलट वगैरह हैं हवाई जहाज को चलाने के लिए, अब ऐसा तो नहीं होता होगा कि सीधे हाथ उसको जो है सीधे पायलट की सीट पे बैठा दिया जाए किसी ट्रेनर को। तो उसको सिमुलेट किया जाता है। उसको जो कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स, उनकी मदद से जो उनके मॉडल्स हैं उन पे टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज इसी चीज को सिमुलेशन कहते हैं। अब सिमुलेशन में क्या होता है कि हम सिमुलेशन जो पढ़ रहे हैं वो हमारा बड़ा लिमिटेड रिव्यू है, क्योंकि सिमुलेशन के तो बहुत यूज हैं। हमारा बहुत लिमिटेड स्कोप है इसमें। तो हम किस एंगल से इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च के एंगल से। तो ऑपरेशन रिसर्च के एंगल से सिमुलेशन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन इन्होंने दी हैं, जैसे आपकी शेड्यूलिंग एयरक्राफ्ट की, कुछ आपके पर्सनल पर्सनल जो मैन पावर हायरिंग के डिसीजन है, ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग्स है। उन पे बेसिकली होता क्या है कि पास्ट डाटा को यूज करके आप उसको सिमुलेट करते हैं और यू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो जिसमें आपकी जैसे ट्रैफिक लाइट का टाइम किस साइड का कितना रखा जाए, वो वहाँ पे की ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, उसको सिमुलेट किया जाता है। उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, प्रोबेबिलिटी, और उसको फिर उसको रियल प्रॉब्लम के साथ उसको मॉडलिंग करते हैं उसकी। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एक मैंने आपको इसका आइडिया दिया। इसमें क्या होता है, अब हम इसके, क्योंकि आप फाइनल लेवल पे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे ये सब बातें कोई पूछेगा। ठीक है, आपको सीधे वो आपको न्यूमेरिकल देंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, और फिर आपको सॉल्व करने का बताएंगे। अच्छा, मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ ही में कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा जिससे आप सिमुलेट कर सकते हैं। तो एक और अगर एक चीज आप समझें कि सिमुलेशन जो है वो सिमुलेशन आपका ऑपरेशन रिसर्च के व्यू पॉइंट से आपको एक तरह की मॉडलिंग करनी है, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को का कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन ले सकें। राइट, तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 को लेके चलते हैं। इसमें पूछा है ये स्टेट द मेजर टू रीजन फॉर विच फॉर यूजिंग द सिमुलेशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो क्या रीजन है वो, आई थिंक ये थ्योरेटिकल नेचर का सवाल है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की। हम रियल प्रॉब्लम को देखते हैं और यहीं पे मैं आपको आगे उसके स्टेप बताता चलूँगा।
तो एक शॉपकीपर है जो कॉन्फेक्शनर सेल कॉन्फेक्शनरी आइटम, पास्ट डाटा फॉर द डिमांड पर वीक इन 100 किलोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बिलो। तो ये इन्होंने एक पास्ट डाटा दिया है। देखिए मैंने कहा था ना कि आपके पास्ट डाटा होगा, उसको आपको सिमुलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये पास्ट डाटा दिया है, डिमांड पर वीक जो रही है 0 डिमांड रही है किसी वीक में, ऐसा 2 बार हुआ है पास्ट डाटा में। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी आवृत्ति, कितनी बार वो ऐसा हुआ है। 5 डिमांड रही है पर वीक इन आइटम्स की, तो ऐसा 11 टाइम्स हुआ है। 10 8 टाइम्स हुआ है 10 डिमांड। 15 जो है 21 टाइम्स हुआ है। 20 5 टाइम्स हुआ है एंड 25 3 टाइम्स हुआ है। तो ये पास्ट डाटा हमारे पास है, ये इतना। अब यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रैंडम नंबर, अब ये रैंडम नंबर क्या है, रैंडम नंबर इसकी जो सिमुलेशन करने की जो है, जो पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, वो तो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। उसमें क्या चीजें हैं वो आई थिंक करेंगे तो उसकी तो एक क्लास अलग ही हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो ये रैंडम्स नंबर हैं, इसमें इन रैंडम्स नंबर को हम अपनी जो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की, और उस फ्रीक्वेंसी में ये रैंडम नंबर को सेलेक्ट करके हम अपनी डिमांड को यहाँ पे देखेंगे, फोरकास्ट करेंगे। यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 वीक। तो 10 वीक की हमें डिमांड जनरेट करनी है इन नंबर को यूज करके। तो सिंपल ये है कि जो आपका ये डाटा है, इसकी आपको ये जो डिमांड है, जो डिमांड आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका यहाँ पे इतने सवाल को देखते हैं, अभी इतनी चीज को मैं देखता हूँ, केवल इतनी चीज को देखिए। ये डाटा आपको मिल रहा है कि डिमांड पर वीक 0 5 10 15 20 और ये 25। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स रही है, 11 8 21 5 और 3 रेस्पेक्टिवली। तो ये फ्रीक्वेंसी है, और इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, ऐसा टोटल कितनी बार हुआ है, 50 टाइम्स हुआ है। 50 फ्रीक्वेंसी आई इसकी, जो इसका समीशन आया या सिग्मा कहें इसको। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, हिंदी में इसको कहते हैं। और प्रायिकता मतलब इसकी क्या चांसेस हैं, बेसिकली कितने चांस हैं ऐसा होने के। तो देखिए 50 टोटल 50 ओकेजन्स में केवल 2 बार ऐसा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/50। तो 2/50 आप करेंगे तो यू विल गेट 0.4 हेयर। Similarly, if you divide this 11 divided by 50, you will get 0.22। एंड सिमिलरली आप अगर इसको पूरा देखेंगे तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। क्योंकि ये आपने एक फ्रैक्शन निकाला है यहाँ पे, तो इसका जो हमेशा सम होगा वो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। जब ये हमने इस फ्रीक्वेंसी की, इस डिमांड की बेसिकली कहें तो हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, तो प्रोबेबिलिटी के बाद इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको आप जोड़ते चले जाइए, कम्युलेट करते चले जाइए। तो 0.4 इसमें से ये प्लस कीजिए इसमें, तो आप यू विल गेट 0.26 0.42 एंड अगेन आप इस तरह से यहाँ तक चले जाएंगे। ओके, अब ये जो आपको बेसिकली आपने यहाँ तक कर लिया कि प्रोबेबिलिटी निकाल दी, प्रोबेबिलिटी के बाद उसको कम्युलेटिवली बना लिया, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब अगला काम होता है रेंज डिसाइड करने का। रेंज डिसाइड करना है, उसमें आपको क्या देखना है कि इस जो आपका ये पर्टिकुलर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आई है, इस कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी के विद इन ये रेंज बनाएंगे। तो जैसे यहाँ 0.4 है तो इसको पूरे को 100 मान लीजिए आप, 100 - 1 करेंगे इसको, तो ये आपका 0 से 3 हो जाएगी। ऐसे ही ये 4 से 25 एक कम रहेगी इससे, ये 26 है, जैसे 0.26 है, 0.26 इंटू 100, और उससे एक कम रहेगी ये, तो 4 से 25 हो जाएगी। ऐसे ही ये 41 सॉरी आपका 26 से 41 हो जाएगी, और ये आपका 42 से 80, इससे एक कम रहेगी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी से, जो लास्ट आपका नंबर है। ऐसे करते करते आपको ये 94 to 99 मिलेगा। तो ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हमें क्या करना है, इतना इतना हम आसानी से कर लेंगे। इसमें देखो कुछ भी हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, केवल एक प्रोबेबिलिटी निकाली है, फिर उसको कम्युलेटिवली बनाया है, और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हमने इस कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक रेंज तैयार की है। इतना काम हमने किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसा करने के बाद हमें उन रैंडम नंबर्स जो हैं जिससे हमें डिमांड एक जनरेट करनी है,
उन रैंडम नंबर को यूज करके हम देखेंगे कि वो रैंडम नंबर हम जो चूज कर रहे हैं वो इस रेंज में कहाँ पे फिट हो रहे हैं। तो देखिए पहला रैंडम नंबर आपका क्या है यहाँ पे 35। तो 35 कहाँ पे फिट हो रहा है इस रेंज के अंदर? 35 देखिए यहाँ पे रेंज में फिट हो रहा है। तो आपकी डिमांड क्या होगी? 35 रैंडम नंबर को चूज करेंगे तो 10 हो सकती है। तो फर्स्ट वीक में आपने, क्योंकि हमें 10 वीक की डिमांड देखनी है, तो हमने ऐसे 10 वीक लिख ली है और पहले रैंडम नंबर को, पहला रैंडम नंबर है 35, इसको यूज किया हमने। 35 हमारा कहाँ फॉल कर रहा है? इस रेंज में फॉल कर रहा है। तो इससे हमने 35 पे डिमांड कितनी आ गई? 10 डिमांड आ गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 डिमांड लिखी। अगला रैंडम नंबर देखेंगे 52 है, तो 52 ये रहा आपका 52। और देखिए 52 आपका जो रैंडम नंबर है वो कहाँ पे रेंज में कहाँ पे आ रहा है? 52 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस रेंज में करस्पॉन्डिंग डिमांड क्या है? 15 है। तो सेकंड वीक में रैंडम नंबर आपने क्या लिया? 52 और उसकी करस्पॉन्डिंग डिमांड 15 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप अगला रैंडम नंबर चूज करेंगे। अगला रैंडम नंबर चूज करने के लिए तो अगला हमारा जो नंबर है वो कितना है? 13। 13 कहाँ पे आएगा? 13 देखिए यहाँ पे फॉल करेगा। इस पे करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी आ रही है? 5 आ रही है, ठीक है। तो यह 3 पे हमने 13 नंबर को चूज किया और 5 ले लिया। ऐसी फोर्थ रैंडम नंबर क्या है हमारा? 90। 90 कहाँ पे रेंज में आ रहा है? 90 देखिए यहाँ पे आ रहा है रेंज में। तो 90 जो आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या डिमांड बन रही है? 20। तो ये इस तरह से हमने डिमांड ले ली। आगे देखिए 23। तो 23 रेंज में कहाँ पे आता है? 23 यहाँ पे आता है, 5 आएगी, 23 पे 5 आएगी। सिमिलरली आप देखिए अगला नंबर क्या है? 73। तो 73 कहाँ फॉल करता है? 73 यहाँ पे आता है, करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है? 15 है, ठीक है। तो ये 15 आ गया। ऐसी 7वां रैंडम नंबर लेंगे हम। 7 रैंडम नंबर 34 है। तो 34 पे हमारा कहाँ पे फिट होता है? 34 हमारा फिट होता है यहाँ पे, इस रेंज में आता है 26 to 41। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डिमांड आपकी 10 है। तो करस्पॉन्डिंग डिमांड आपकी ये अपने 10 ले ली। ऐसे ही आप 8वां रैंडम नंबर यूज करेंगे 57। 57 हमारा कहाँ पे आता है? 57 यहाँ पे आता है, करस्पॉन्डिंग डिमांड 15 है, ठीक है। तो 57 पे 15। ऐसे ही आप आगे चूज कर सकते हैं। 35 है, 35 और 83। तो 35 पे देखिए 35 कहाँ आएगा? इस रेंज में आएगा और यहाँ पे डिमांड हमारी 10 है, ठीक है। यहाँ पे 10 ले लिया हमने 35 पे। और लास्ट जो था हमारा 83। 83 कहाँ पे आ रहा है था? 83 आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो 83 आपका 15 आ रहा है इस पे डिमांड। तो 83 पे आपकी 15 हो गई। तो इस तरह से आपने डिमांड पूरा इन रैंडम नंबर के बेस पे, ठीक है। ये रैंडम नंबर क्या है? इन रैंडम नंबर्स को आपने फिट किया रेंज में और जहां पे डिमांड आ रही है उस डिमांड को यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमें सिमुलेट करनी थी ये वैल्यू, राइट, बेस्ड ऑन दीज रैंडम नंबर्स। इससे हमने टोटल डिमांड अपना निकल आया। अगले 10 वीक का डिमांड कितना है? 120। तो अब ये क्या पूछ क्या रहे थे ये देखना पड़ेगा हमें। यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर। तो ये रैंडम नंबर हमें जो दिए हैं हमें उन्हें यूज करना है और इनको यूज करके अपनी डिमांड को जनरेट करना है, सिमुलेट करना है। 10 वीक की डिमांड हमें बतानी है जो हमने निकाल ली। आल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड पर वीक। तो देखिए ये जो डिमांड आई है 120, ये डिमांड है 10 वीक की। तो एवरेज डिमांड कितनी होगी? सीधी सी बात है, एवरेज डिमांड आपकी होगी 120 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12। तो 12 आपकी डिमांड हो गई। तो आपने इससे क्या सीखा? बेसिकली कैसे ये सिमुलेट कर रहे हैं? ये सिमुलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और उस कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी से एक रेंज जनरेट कर रहे हैं। रेंज जनरेट करने के बाद क्या कर रहे हैं? उस रेंज में रैंडम नंबर को फिट कर रहे हैं और जो रैंडम नंबर दिए हुए हैं, रैंडम नंबर आपको ये दिए जाएंगे हमेशा एग्जाम में, ठीक है। तो उस रेंज में रैंडम नंबर को फिट करके आप अपनी डिमांड को पता कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको सिमुलेशन हमने किया अपनी डिमांड का। हमारा कि ऑपरेशन रिसर्च में इसका पर्पस क्या हुआ कि हमने डिमांड फोरकास्ट कर ली एक तरह से, ये आप मान लीजिए, ठीक है। अगले इलस्ट्रेशन को लेके चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 27। तो 27 में क्या है देखिए, द मैनेजर ऑफ बुक स्टोर हैज टू डिसाइड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्स्ट लॉ बुक टू ऑर्डर।
तो ये चाहते हैं दुकानदार साहब कि हम कितनी ऑर्डर करें बुक्स का। ए बुक कॉस्ट ₹60 एंड इट इज सोल्ड एट ₹80। तो एक बुक अगर ये बेच पाते हैं टैक्स की, तो इनको कितना लाभ होता है? ₹20 का इनको प्रॉफिट होता है। सिंस सम ऑफ द टैक्स लॉ चेंजेस आफ्टर एवरी ईयर, जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स लॉ चेंज होते रहते हैं। द कॉपी अनसोल्ड while the edition is current must be sold for ₹30 की। तो अगर आपकी बुक नहीं बिक पाई और टैक्स लॉ चेंज हो गया, तो पुरानी बुक को अगर आपको बेचना है तो ₹30 की बिक पाएगी उसका, और वैसे वो कितने की बिकती थी? ₹80 की। तो आपकी अगर बुक बिक गई तो आपको ₹20 का फायदा होगा, अदरवाइज आपको ₹30 का नुकसान होगा अगर नहीं बिक पाई। ऐसी सिचुएशन है। और ये करना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम कितनी कॉपी मंगा के रखें जिससे कि हमारा क्या हो, प्रॉफिट बढ़ाएं, भाई सारी कॉपी बिक जाए वो चाहेगा, या ऐसा वो चाहता है। तो वो क्या बेसिकली करना चाह रहा है कि अपनी आगे की डिमांड को देखना चाह रहा है, जिससे कि वो उतनी कॉपी मंगा सके जितनी उसकी बिक जाए। फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड ऑफ दिस बुक हैज बीन ऑब्टेन एज फॉलो। तो ये पास्ट डाटा दिया है, ये हमेशा आपको पास्ट डाटा दिया रहेगा एग्जाम में। तो ऐसा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रपोजन दे दिया है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी भी निकालने की आपको जरूरत नहीं है। कई बार वो आपको यहाँ नंबर दे सकता है कि ऐसा ऐसा यहाँ ऑलरेडी इन्होंने एक प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ये दे दिया है, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, प्रपोजन भी कह सकते हैं इसको। तो 0.05, ठीक है, 0.05 प्रोबेबिलिटी क्या है कि 15 कॉपी बिक जाएंगी, बिकी उसमें। इसकी प्रोबेबिलिटी, ये तो पास्ट डाटा है, तो पास्ट डाटा में ऐसा देखा गया कि 5% परसेंट के टर्म में कहें तो 5% चांस ये है कि 15 कॉपी बिकें, 8% 16 बिकें, 20% 17 बिकें, 45% इस तरह से आप मान लीजिए कि ये इस तरह की प्रोबेबिलिटी इन्होंने पास्ट डाटा में मिली है हमें, कि ऐसी जैसे 2% ये चांस है कि 22 कॉपी बिकेंगी, अगर इसको प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में बोला जाए तो। हालांकि प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं बोली जाती, पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसे ही पढ़ी जाती है जैसे लिखी हुई है। यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रैंडम नंबर, अब ये रैंडम नंबर भी आपको देगा, ठीक है। जनरेट द डिमांड फॉर 20 टाइम पीरियड, यानी कि 20 ईयर्स की आपको डिमांड जनरेट करनी है। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑब्टेनेबल अंडर ईच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू द मैनेजर, व्हाट इज द ऑप्टिमम पॉलिसी। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये रैंडम नंबर दिए हुए हैं, इन रैंडम नंबर को यूज करके वो कितनी कॉपी ऑर्डर करे जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम रहे, ठीक है। 20 टाइम पीरियड के लिए आपको डिमांड जनरेट करनी है सिमुलेशन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे आपकी डिमांड दी हुई है, प्रोबेबिलिटी है, केवल कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना और रेंज बनाना है। सबसे पहला काम तो इतना है। तो देखिए हमने अभी अगर अपने आप को इतना ही लिमिट कर दें सवाल को समझने के लिए, हमने क्या किया, देखो डिमांड हमें दी हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, या प्रपोजन जो था इसका सम हमेशा 1 ही आएगा, और इसको आप कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जैसे 0.5, तो इसकी तो साथ 0.505 सॉरी 0.05 है, 0.05 तो 0.05 ही रहेगी। फिर इसमें अगली प्रोबेबिलिटी को कम्युलेट करते जाइए, जोड़ते जाइए, तो आपको दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से ये आपको ऐसे आएगा कि ये जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। आप इसमें ये जोड़ेंगे तो ये वाले में आप ये पाएंगे, सिमिलरली इसमें ये जोड़िए तो ये पाएंगे, ऐसे आप जोड़ते चले जाइए आगे, तो ये प्रोबेबिलिटी कम्युलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब मैंने बताया कि आपको रेंज बनानी है, रैंडम रेंज। तो रैंडम रेंज जो आपकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ से शुरू करके आप 0 से 4 तक कर लीजिए। आगे आपका 13 है तो 5 से 12, 33 है तो कितना 13 टू 32। इस तरह से आप ये रेंज अपनी लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप रेंज लिख देंगे, रेंज आपकी 99 तक आएगी, हमेशा एक कम रहेगी जो भी ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है। उससे फिर आपको क्या करना है, ये इतना काम तो आपको एक रॉ करना ही पड़ेगा, आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। अब आता है रैंडम नंबर का यूज। तो अब आपको ये रैंडम नंबर यूज करने हैं 20 पीरियड के। तो कितने हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो यहाँ तो 20 है एग्जैक्टली, अगर ये 20 से ज्यादा होते तो हम पहले 20 यूज कर सकते थे, ठीक है, वो हमारी फिर चॉइस पे भी डिपेंड करता है। तो इन्होंने बताया है कि इन रैंडम नंबर को यूज करके आपका, इन्होंने कि क्या डिमांड होगी पहले। अब इस सवाल को फर्दर हम ब्रेक करते हैं। फर्दर हम कैसे ब्रेक करेंगे कि हम केवल इन 20 पीरियड को अभी हम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे कि एक्सपेक्टेड डिमांड निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड डिमांड कैसे निकालेंगे, जैसे पहला नंबर आपका क्या है 14, तो 14 कहाँ पे फॉल करता है, देखिए 14 आपका जो फॉल करता है यहाँ पे फॉल करता है इस वाली रेंज में, ठीक है, तो यहाँ डिमांड 17 आएगी। तो ये आप अभी सवाल केवल इतना समझें, आगे इन्होंने क्या किया है उसको फर्दर मैं बताऊंगा। तो आपको पहले क्या निकालना है, इस अपनी एक्सपेक्टेड डिमांड को कहां से लाना है, ड्राइव करके रैंडम नंबर को यूज करके उस रैंडम नंबर को इसमें फिट करना है रेंज में, और जो रेंज में रैंडम नंबर फिट होगा उतनी डिमांड आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने ये हर एक पीरियड को इन रैंडम नंबर को सिक्वेंसली यूज किया है। जैसे 2 किया है इन्होंने, तो 2 कहाँ फॉल करता है आपका, 2 फॉल करता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ सेकंड आपकी डिमांड क्या होगी नेक्स्ट पीरियड के लिए जिसमें रैंडम नंबर 2 यूज हुआ है 15 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप 3 पे देखेंगे 93 रैंडम नंबर यूज किया है इन्होंने, ये रहा 93, तो 93 को यूज जब किया है तो डिमांड कितनी आ रही है, 93 पे कितनी डिमांड है साहब, ये 20। इस तरह से आप ये सारी डिमांड यहाँ पे सारी डिमांड आप यहाँ पे ये ऐसे निकाल लेंगे 20 पीरियड्स के लिए, ठीक है साहब। अब ये तो बात हो गई कि आपने ये डिमांड निकाल ली, ये तो बात ये हो गई, हमने अपनी डिमांड 20 पीरियड्स के लिए इन रैंडम नंबर को यूज कर लिया, बीच में जो लिखे हुए हैं ये आपके सारे रैंडम नंबर लिखे हुए हैं, इनको यूज करके आपने इसको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी वाली रेंज में फिट करके यहाँ पे आपने अपनी डिमांड निकाल ली। लेकिन सवाल कुछ और था, सवाल क्या था, सवाल तो ये था कि आपको 20 टाइम के लिए रैंडम नंबर जनरेट करनी है, सॉरी डिमांड जनरेट करनी है, जनरेट द डिमांड फॉर 20 पीरियड यूजिंग दीज रैंडम नंबर्स, और फिर एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है कि किस कंडीशन में उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपने ये डिमांड आपकी पता चल गई आपको कि अब वो क्या करते हैं, देखिए अब नंबर ऑफ, अगर वो मान लो कितने ऑर्डर करें, आप देखो इसमें वो ऑर्डर कितने करें जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो या लॉस कम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा होगा कि किस तरह से हम अंडर ईच सिचुएशन व्हाट इज द ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो देखिए हमें कितने ये ऑर्डर करने चाहिए ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने बेसिकली हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपका प्रॉफिट कितना होता है, अगर एक बुक आपकी बिकती है तो प्रॉफिट आपका 80 होता है, सॉरी आपका प्रॉफिट 20 रुपीज का होता है, अदरवाइज आपको लॉस होता है 30 का। तो हमें ऑप्टिमम पॉलिसी क्या है कि हम अगर, इन्होंने कहा कि अगर हम इतना हमारे बुक हम मंगाएं, ठीक है, अगर हम 16 मंगाएं 17 मंगाएं या 18 मंगाएं तो हमें क्या होगा ये देखना पड़ेगा हमें। हमने अगर इतना स्टॉक रखा आपका तो अनसोल्ड कितना रहेगा, तो हमारा पर्पज क्या है कि अनसोल्ड आपका कम से कम रहे, अनसोल्ड अगर आपका रहेगा तो फिर आपको लॉस हो रहा है उस पर, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे आगे की है। तो कैसे किए देखिए, अगर इन्होंने कहा कि हम 16 देखते हैं 17 देखते हैं और 18 देखते हैं, अगर हम इतना स्टॉक रखते हैं 16 17 और 18 का, तो इस सिचुएशन में हमें क्या हमारा स्टॉक अनसोल्ड रहेगा, हमें प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 16 रखते हैं पहले वाले केस में, पहले बार अगर हम 16 रखते हैं तो सारी बुक बिक जाएंगी यानी कि अनसोल्ड स्टॉक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 17 रखते हैं तो 17 मंगाएंगे 17 ही चली जाएंगी। अगर हम 80, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपका 1 अनसोल्ड रह जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखते हैं आपकी 15 एक्सपेक्टेड डिमांड है, तो आपने अगर 16 बुक ऑर्डर की हैं तो आपका 1 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, अनसोल्ड। 2 यहाँ पे अनसोल्ड रह जाएगा इस केस में अगर आपने 17 ऑर्डर की हैं, और 3 आपका यहाँ पे रह जाएगा अगर आपने ये की हैं 18 की हैं। सिमिलरली आप देखें यहाँ 20 डिमांड है तो आपने अगर 16 17 या 18 कोई भी की हैं तो सारी बुकें बिक जाएंगी आपकी। यहाँ पे 22 में भी 22 डिमांड है तो यहाँ भी आपने 16 17 या 80 कोई भी की है तो भी आपकी सारी बुक बिक जाएंगी, कोई भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर आपने 17 की है तो ऑब्वियसली जहाँ 18 अगर
आपने 17 डिमांड है जहाँ पे इस वाले ईयर में, तो आपने अगर 18 ऑर्डर की होती तभी आपका एक अनसोल्ड बुक बचता। ऐसी 18 में भी कुछ नहीं बचेगा क्योंकि पूरा खप जाएगा यहाँ पे। अगर आपने 17 की है तो यहाँ फिर आपका ये 17 डिमांड होती है, तो इस केस में केवल आपको एक बुक अनसोल्ड रहेगी। और 16 आपने अगर मान लो इसको ही देखते हैं, 16 की है तो देखिए जहाँ पे 16 की है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपकी अगर अपने 17 बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको एक अनसोल्ड रहेगी इस केस में, और यहाँ पे 2 रहेंगी। ऐसी आपकी सिमिलर प्रॉब्लम में ये भी रहेगी। 20 के केस में क्या होगा, कुछ भी अनसोल्ड नहीं रहेगा। अगर यहाँ 17 डिमांड होती है तो इन दोनों केसों में कुछ भी अनसोल्ड नहीं रहेगा, और आपने 18 ऑर्डर की होती तो 1 अनसोल्ड रह जाता। तो इस तरह से आपको पूरा निकालना है। अगर आपकी 15 डिमांड है तो देखिए यहाँ पे 16 अगर आपने की तो एक बुक बचेगी, 17 आपने की तो 2 बुक बचेंगी, और 18 ऑर्डर की तो 3 बुक बचेंगी। 18 के केस में, दोनों 18 के केस में कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। 17 के केस में केवल 18 वाले केस में एक अनसोल्ड बुक बचेगी, और ये सिमिलर है। 16 के केस में यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे 2 बचेंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप ये पूरी प्रॉब्लम में ये देखेंगे कि 16 बुक ऑर्डर करते हैं तो हमें कितना अनसोल्ड रह जाएगा, 17 अगर करते हैं तो कितना अनसोल्ड रह जाएगा, और 18 अगर करते हैं तो कितना अनसोल्ड रह जाएगा। तो हमने तीनों सिचुएशन में ये अनसोल्ड कॉपी निकालनी। अनसोल्ड हम क्यों निकाल रहे हैं कि देखिए आपको सोल्ड करने पे प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का, और अनसोल्ड अगर रह जाता है तो आपका पर बुक जो है 30 रुपीज का नुकसान है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से देखना है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा। तो अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट समझते हैं कैसे निकलेगा। देखिए अगर आप 15 बुक को ऑर्डर करते हैं तो आपकी देखिए 15 इंटू 20 इतने बुक ऑर्डर करेंगे, और 15 के केस में मिनिमम डिमांड ही आपकी 15 है, तो फिर कोई भी बुक अनसोल्ड नहीं रहेगी, आपको 6000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट आपका 6000 डिवाइडेड बाई 20 300 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप 16 बुक को ऑर्डर करते हैं तो इस केस में आपकी 2 बुक अनसोल्ड रह जाएंगी। इस केस में तो 16 इंटू 20 माइनस 2 यानी कि 318, और इस पे जो प्रॉफिट मिलेगा आपका 318 पे 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा जो बिकी आपकी, और 2 बुक जो अनसोल्ड रह गई उस पर 30 रुपए पर बुक के हिसाब से लॉस होगा। तो कम्युलेटिव प्रॉफिट ये प्रॉफिट जो आपका आएगा वो 6300 आएगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 6300 डिवाइडेड बाई 20 पीरियड्स, तो पर पीरियड एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा आपका 315। ऐसी अगर आप 17 बुक ऑर्डर करते हैं तो देखिए आपका 7 कॉपीज इस केस में अनसोल्ड रह जाएंगी। तो 17 इंटू 20 पीरियड में आप इतनी बुक करेंगे, ये तो पीरियड है 20 पीरियड, इतनी टोटल बुक माइनस 7 अनसोल्ड रहेंगी, यानी कि सोल्ड कितनी होंगी 333 बुक सोल्ड होंगी, और अनसोल्ड कितनी रहेंगी 7। तो 333 इंटू 20 ये 20 रुपए पर प्रॉफिट बुक पे आ रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट और ये आपका लॉस। तो इससे आपका जो प्रॉफिट आएगा नेट वो आएगा 6450, और इसको आप 20 पीरियड से करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली 18 के केस में क्या होगा, देखिए 18 के केस में हमारी 18 बुक जो है अनसोल्ड रह जाती हैं। तो देखिए 18 इंटू 20 पीरियड में आप कितनी बुक ऑर्डर करेंगे, 18 इंटू 20 माइनस 18 आपकी अनसोल्ड रह जाएंगी, यानी कि इतनी ही बिकेंगी। 18 इंटू 20 माइनस 18 इतनी ही बुक बिकेंगी। इसका प्रॉफिट कितना आएगा, ये होगा 342। ठीक है, ये आंसर आएगा 342। तो 342 इंटू 20 रुपये पर, जो ये सोल्ड बुक है 342 पर बुक का कितना प्रॉफिट आता है, पर बुक का प्रॉफिट आता है 20। ठीक है, तो इससे आगे क्या होगा, और 18 जो बुक्स हैं जो अनसोल्ड रह गई उस पर कितना लॉस होगा, 30 रुपीज का लॉस होगा। तो इससे आपका टोटली ये 315 रुपए का आपको इस तरह से एवरेज प्रॉफिट आएगा 6300 डिवाइडेड बाय 20। तो इस केस में आप देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट मैक्सिमम आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सिंस द प्रॉफिट इज मोर एट 17 बुक्स ऑर्डर, इट इज बेस्ट क्वांटिटी एंड ऑर्डरिंग इज मोर ऑप्टिमम। तो इतने अगर आप 17 बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो 20 पीरियड की अगर सिमुलेशन करें तो बेस्ट आपकी क्या रहेगी,
बेस्ट आपका एक ऑप्शन रहेगा, इस पे आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो ये मैं एक छोटी सी क्लास ले रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ा टाइम का इशू रहता है, तो जो भी पॉसिबल है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलूंगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन ही है ज़्यादा, प्रोबेबली दो क्लास और में इसको निपटा देंगे, फिर हम अपना सीपीएम पार्ट लेके चलेंगे नेटवर्क प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच।